सत्ता की बंदूक इस बार मजदूरों के कंधे पर रखकर चलाई गई है। हमारे साथ है आमेर क्षेत्र के विधायक और बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया जी। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि इन दिनों एक बस का मुद्दा चल रहा है जिसे लोगों ने कहा है बस फ्लॉप शो। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या ये केवल एक राजनीतिक षड्यंत्र है? कांग्रेस राजनीति करती है, हम सुनते थे। ओछी करती है ये भी पता था, इतनी ओछी करेगी ये नहीं पता था। और ये नेहरू गांधी खानदान इतना दिमाग कहाँ से लेके आता है ये भी रिसर्च का विषय है। इनको कौन सलाह देता है कि जब बिल्कुल कोरोना उत्तरार्ध पे है, मजदूर बहुत सारे मूवमेंट कर चुके, लगभग 60-70%, फिर भी अशोक गहलोत जी ने ये दावा किया कि राजस्थान की सड़क पे कोई भी मजदूर नहीं है। ये खुद उन्होंने कहा, तो ये किस तरीके का कंट्राडिक्शन है? क्योंकि उनकी अपने एमएलए से नोकझोंक हुई इस बात को लेके, नवलगढ़ के एमएलए से मुख्यमंत्री की वीसी में ये नोकझोंक हुई कि सड़क पे कोई नहीं है। हम जब जानने के लिए निकले तो सड़कों पे लोग दिखते थे, लेकिन लोगों को फिर भी सरकार पे भरोसा नहीं था, इसलिए या तो पैदल चलते थे या ट्रकों में जाते थे। और ट्रकों में जाते थे और वो बेचारे जाके मर गए औरैया में, तो उसकी जिम्मेवारी लेने के लिए तैयार नहीं। इतना कंट्राडिक्शन है। और उसके बाद जब सब कुछ हो गया तो प्रियंका गांधी को एकदम से नींद टूटी उनकी, और उनको लगा कि सड़क पे चल रहे हैं, इनकी मदद करनी चाहिए। बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये उदारता दिखाते। राजस्थान में कहीं उनकी तरफ से कोई रिलीफ कैंप नहीं था कांग्रेस की तरफ से। पंजाब और राजस्थान में उनकी सरकार है, कम से कम अपने प्रदेश के लोगों को तो ट्रांसफ़र कर देते। हमारे बहुत लोग हैं जो जयपुर से उदयपुर जाना चाह रहे हैं, उनको छोड़ के आ जाते। अब ये यूपी की नौटंकी की ज़रूरत कहाँ थी? क्यों योगी को छेड़ने की ज़रूरत थी? उन्होंने तो अपनी व्यवस्था पहले से ही कर रखी है। वो कोटा की जो अभी आया, यूपी के हजारों विद्यार्थी थे जो उस समय इतने दहशत में थे, उनको लेके चले जाते अपने बसों से। और बसों की पोल कल खुल गई। हमने जब उसको देखा तो सारी तो खाली बसेस थी। बसेस के ड्राइवर्स का इंटरव्यू देखेंगे, मेरी ट्विटर पे है। उन्होंने ये एडमिट किया है कि हमारे को डरा के धमका के कहा कि आपको अलवर तक चलना है, भरतपुर तक चलना है, वापस आ जाना। ऐसी बसें वहाँ खड़ी हैं, विजुअल है, मेरा वीडियो है, उस पर आप देखिएगा। तो इससे साफ तौर पर नज़र आता है कि सिर्फ महज नौटंकी थी। और उससे भी ज़्यादा क्या हुआ कि ये चमत्कार तो कांग्रेस ही कर सकती है। ये चमत्कार राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी कर सकती हैं कि बस जो है वो मोटरसाइकिल में तब्दील हो जाए। तो जैसे गांव में मजाक करते थे ना मारुति को देख के कि ये ट्रक का बच्चा है, उसी तरीके से बस का बच्चा उन्होंने कर दिया कि वह कहीं मोटरसाइकिल दिखी, कहीं एम्बुलेंस दिखी, ऑटो रिक्शा भी दिखा। तो ये चमत्कार देश में कांग्रेस ही कर सकती है। पर समय चला गया, वो 70 साल पहले झूठ बोलते थे, अब उनकी झूठ को सब पकड़ लेते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो कांग्रेस है वो इस वक्त भी अपनी राजनीति करना नहीं छोड़ रही है। यहाँ पे बात करते हैं राशन की जमाखोरी की। तो राशन की जमाखोरी का भी मामला सामने आया है किशनपोल और रामगंज जैसे क्षेत्रों से कि वो अपने वोट बैंकों को अपनी पसंद और नापसंद से राशन का वितरण कर रहे हैं। कितनी सच्चाई है इस बात में? देखिए, हमने पहले ही कहा था, वायरस की न जाति होती न धर्म होता, और वो सबके लिए बराबर है। और हम यहाँ हिंदू मुस्लिम की बात नहीं करते। भूख सबको लगती है, बीमार सब होते हैं, लेकिन किसी भी लोक कल्याणकारी सरकार का फर्ज होता है कि इस मौके पर तो वो हमें नसीहत दे रहे थे, राजनीति नहीं करें। हमने तो सबसे पहले प्रस्तुत किया अपने आप को। 27 मार्च को मैं खुद मुख्यमंत्री जी के पास गया और ये कहा, जी हमारे से जो सहयोग होगा हम निश्चित रूप से करेंगे। 2 अप्रैल को फिर हम मिले, 6 मई को हम फिर राज्यपाल से मिले, और एक कैटेगरिकली जो हमारी ओपिनियन थी, जो हमारी तरफ से राय थी, वो हमने रखी सरकार के सामने। लेकिन मुझे लगता है कि सरकार और मुख्यमंत्री और कांग्रेस पार्टी खुद सियासत पे उतरी हुई है। उनके लोग जिस तरीके के गरिमाहीन बयान मुख्य प्रधानमंत्री के लिए दे रहे थे इस महामारी के मौके पर, वो गरिमा के अनुकूल लगता नहीं है, लेकिन वो कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कभी टोका नहीं। वीडियो कॉन्फ्रेंस में इस तरीके की बात हुई। हमने वेरी फर्स्ट डे ये कहा मुख्यमंत्री को कि आप कम से कम 2 पार्ट पे ध्यान रखिएगा कि इसमें हिंदू मुस्लिम नहीं करें। यदि कोई कोरोना के पेशेंट है, तबलीगी के कारण है या किसी कम्युनिटी में है, तो उनको इस बात के लिए जागरूक कीजिए कि वो अपने आप को प्रस्तुत करें। कोरोना की एडवाइजरी ये कहती है कि व्यक्ति अपने आप की पहचान नहीं छुपाए, उसके लिए ऐप बने हुए हैं। इस राजस्थान में ये फ्रैक्शन उन्होंने खड़ा किया कि तबलीगी का मूवमेंट जब शुरू हुआ तो हमारे तबलीगी के मूवमेंट के कारण राजस्थान के कम से कम 2 दर्जन जिलों में ये इन्फेक्शन फैला। यानी कि आप मानते हैं कि जमातियों की वजह से ही राजस्थान में कोरोना इतना फैल गया? निश्चित रूप से बड़ा कारण है। 70-80% जो मूवमेंट हुआ था, और उसमें सबके प्रमाण है, मुझे कहने की आवश्यकता थोड़ी है। ये तो आप लोगों ने छापा है कि रामगंज का व्यक्ति पलसाना में कैसे चला गया, जोबनेर में कैसे चला गया, बाड़मेर कैसे चला गया।
तो ये मूवमेंट हुआ था, इसलिए हमने कहा था कि इसको आप इनको जागरूक करें, क्योंकि इस कौम के प्रति सिंपैथी और आपका वोट है तो उसको बचाइए, उनको जागरूक कीजिए, उनकी मदद कीजिए। उनको डरा के रखा और उनके साथ अपीजमेंट किया, मुझे लगता है उसकी आवश्यकता नहीं थी। दूसरा, जयपुर और जो इस तरीके के जो शहर हैं वो ज़्यादातर परकोटे में पुराने शहर हैं। जयपुर का रामगंज हो गया, कोटा का मकबरा हो गया, जोधपुर का कबूतरों का चौक हो गया, टोंक का मेमोरी गेट हो गया, ये सारी ऐसी हैबिटेशन है कि जिसमें लोग इस तरीके से रहते हैं। मुझे लगता है कि इसके बारे में किसी तरीके की कोई ढिलाई की आवश्यकता नहीं थी। अच्छी स्क्रीनिंग होती, सैम्पलिंग होती, टेस्टिंग होती, लॉकडाउन का और कर्फ्यू की ठीक अनुपालना होती, तो शायद इन हैबिटेशन में भी इस तरीके से स्प्रेड नहीं होता। ये इन्होंने किया। जब राशन की बात आई तो कम से कम 2 विधायकों ने तो कमान थाम रखी थी इस बात की कि हम लोगों को कोई सरोकार नहीं बाकी कम्युनिटी से, हम तो अपने वोट बैंक को पुख्ता रखेंगे। और जो बेचारा गरीब हिंदू था इस चार दीवारी में तरस गया वो राशन के लिए, और हमने बार बार कहा, और दिल्ली की जो टीम आई थी उसको हमने इस बात के लिए कहा, उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया कि इस तरीके का भेदभाव हुआ है। मुझे लगता है कि सबसे बड़ी फेल्योर यही है, तुष्टीकरण और राशन में भेदभाव। और बाकी जो चीज़ें थी कि लॉकडाउन की अनुपालना ठीक तरीके से नहीं हुई, जो दृश्य दिखते थे वो अपने आप में अपनी कहानी कहते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि ओवरऑल ये सरकार निश्चित रूप से तुष्टीकरण को रोकने में विफल हुई, राशन के भेदभाव को रोक नहीं पाई और लोगों को रिलीफ नहीं दे पाई। सर, ऐसा भी सुनने में आया था कि राजस्थान सरकार कई मुद्दों को दबाने की कोशिश कर रही है, चाहे वो पुलिस के साथ हुई मारपीट हो या किसी भी तरह का जो दुष्व्यवहार है, जो गैंग रेप की भी बात हम करते हैं। अभी हाल ही में गैंग रेप का जो केस हुआ था, तो क्या ये सच है कि राजस्थान सरकार उन मुद्दों को दबाने की कोशिश कर रही थी? देखिए, कोरोना के दौरान कुछ चीज़ें हुई, सामान्य तौर पर जिसका जिक्र करते हैं लोग, प्रदूषण कम हुआ, थोड़ी हाइजीन की बढ़ा, लोग घरों में रहे, इसलिए सामान्य तौर पर जो बाकी गतिविधियां थी वो नहीं हुई। इसमें एक अपराध भी ऐसा था जिसका ग्राफ बिल्कुल नीचे आया, क्योंकि जब मूवमेंट नहीं हुआ तो अपराध भी कम हो गया। सामान्य तौर पर एक्सीडेंट्स, रोड एक्सीडेंट्स बिल्कुल ज़ीरो हो गए, 2 या 3% इस तरीके से रहे। लेकिन मुझे लगता है कि इसकी आड़ में जो संगीन अपराध थे वो निश्चित रूप से हुए। जैसे मालपुरा के गैंगरेप की घटना थी, किस तरीके से एक बच्ची को इस गैंगरेप किया गया उनको, लेकिन उस गैंगरेप के अपराधियों को भी बचाने की कोशिश हुई। शायद सरकार ने, प्रशासन ने ये माना होगा कि इसका लोगों का ध्यान इस तरफ नहीं है। वो तो जनता में जागरूकता थी, हमारे जनप्रतिनिधि, सांसद और विधायक बिल्कुल छाती पे और मौके पे खड़े थे, तो उन्होंने बिल्कुल लोकतांत्रिक तरीके से रेसिस्ट किया और उनको मजबूर किया इस बात के लिए। इसी तरीके से सवाई माधोपुर में ऐसी घटना हुई, उसके खिलाफ हमारे पूर्व विधायकों ने मोर्चा खोला। तो लेकिन ऐसा लगता था कि सरकार की ध्यान में होते हुए भी सरकार बिल्कुल लापरवाह और बेपरवाह बनी हुई है और इस तरीके के मामलों को दबाने में लगी हुई है। मुझे लगता है कि उसकी आवश्यकता नहीं थी। सर, यहाँ पे मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि मजदूर वर्ग की अगर हम बात करते हैं तो उनके पास मनरेगा कार्ड है, राशन कार्ड है, जनधन खाते हैं, लेकिन एक मध्यम वर्ग का क्या, जो इसी देश का हिस्सा है, तो उस मध्यम वर्ग के लिए ना बिजली के बिल माफ़ किए गए हैं, ना पानी के बिल माफ़ किए गए हैं, यहाँ तक कि स्कूलों की फ़ीस में भी कोई माफ़ी नहीं है। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या आप लोग इसके लिए आवाज़ उठाते हैं? निश्चित रूप से जो एक व्यवहारिक डिमांड है, क्योंकि सरकार ने ईएमआई डेफर कर दी, लेकिन लोगों को जब प्रोडक्टिविटी नहीं है, न नौकरी में डिडक्शन हो गया, तनख्वाह में, व्यापार बिल्कुल ख़त्म हो गया, तो सामान्य तौर पर एक ये फ़र्ज बनता है सरकार का कि केंद्र की सरकार ने जब 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया, उसमें जनधन में भी ट्रांसफ़र हुआ, पीएम किसान में भी हुआ, उज्ज्वला के सिलेंडर भी 3 फ्री हुए, तो जब ऊपर की सरकार ऐसा फैसला कर सकती है तो यहाँ की सरकार से यहाँ की जनता की 3 बड़ी मांगे हैं। मुझे लगता है कि पानी तो इतना बड़ा इशू नहीं था, लेकिन बिजली, पानी और स्कूल की फ़ीस ये माफ़ हो जाए। ये तीनों बातें मैंने वीडियो कॉन्फ्रेंस में भी सीएम को कही है। हम लोगों ने 6 मई को जब मैं गवर्नर के पास गए हम लोग, तो गवर्नर साहब से इस बारे में इंटरव्यून करने के लिए हमने कहा। हम जब मुख्यमंत्री जी से मिले थे 27 मार्च को, तब भी इस बात का जिक्र किया है। तो मुझे लगता है कि सरकार के पास ये पर्याप्त फीडबैक है कि ये जो लोगों की इस समय जो बड़ी प्राइम डिमांड है, उसमें जो बिजली के बिल है, स्कूल की फ़ीस है, इसको निश्चित रूप से मुझे लगता है कि छूट देनी चाहिए।
तो आपको क्या लगता है कि क्या राजस्थान सरकार छूट देगी या फिर वो अपनी राजनीति में लगकर और बड़े बड़े वादे करके जो है लोगों को फिर से बेवकूफ़ बना देगी? नहीं, वैसे तो एक मुहिम चल रही है और जनमत का दबाव सरकार को मजबूर कर भी देता है और मजबूर करेगा भी। लेकिन सरकार की तरफ से दूसरी जो चीज़ें हैं, जैसे अभी कृषक कल्याण के नाम पे मंडी का 1.6% टैक्स पहले से ही था। अब किसानों की फसलों का समय है और ऐसे समय में 2% ये कृषक कल्याण का टैक्स और लगाया है, तो कुल मिलाकर 3.6% हो गया। सरकार ये कहती है कि हमने कृषकों के कल्याण के लिए कर, यह व्यापारियों पे लगाया है, लेकिन ये सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड हैं। आज मान लीजिए सरकार की खरीदने की तो लिमिट है, लेकिन खरीद की लिमिट के बाद जब किसान ओपन मंडी में अपने ओपन बाजार में बेचेगा, तो स्वाभाविक तौर पर इस टैक्स की आड़ में उसकी जो कीमत है फसल की, वो अपने आप नीचे आ जाएगी। जिस दिन ये घोषणा हुई उस दिन चने की कीमत में 100 रुपये अपने आप गिरावट आ गई। ये 100 रुपये का नुकसान किसान का नुकसान है। दूसरा, ये कृषक कल्याण की आड़ में इन्होंने कहा कि हमने 1000 करोड़ का फंड बनाया था। वो 1000 करोड़ के फंड से कृषकों का कल्याण तो दूर की बात है, वो उन्होंने अपने हित के लिए जो राज्यों को बीमा कंपनियों को प्रीमियम देना होता है, वो ऐसा कैसा उठा के और बीमा कंपनियों को प्रीमियम के लिए दे दिया। इस कृषक कल्याण के टैक्स से भी यही होने वाला है कि सरकार किसानों की जेब से एक तरफ देगी और दूसरी तरफ उसकी जेब से छीन लेगी। तो सर, जो 20 लाख करोड़ का पैकेज प्रधानमंत्री जी ने अभी जिसकी घोषणा की है, उसमें से राजस्थान को कितना बजट एलोकेट किया गया है? देखिए, उसमें अभी उसकी अलग अलग हेडवाइज व्याख्या होगी, लेकिन उसमें दो तरीके हैं। एक तो सरकार ने ये इंक्लूड है उसमें कि सीधे तौर पर सरकार ने जनधन के खातों के हिसाब से 1,52,000 खाते हैं, उसमें 3 किस्तें 500-500 रुपये की महिलाओं के नाम से ट्रांसफ़र किए हैं। ये पहली बार हुआ है देश में, जनधन के खाते होना भी पहली बार हुआ है और ऑनलाइन इस तरीके का डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र पहली बार हुआ है जिसमें किसी तरीके का करप्शन नहीं हुआ, क्योंकि अगले के अकाउंट में जमा हो गया। दूसरा, पीएम जो किसान थे उसकी मई तक की किस्तें उनके यहाँ जमा हो गई, जो 700 से भी ज़्यादा करोड़ रुपए बनता है। इसी तरीके से उज्ज्वला के सिलेंडर की आज की कॉस्ट को काउंट करेंगे तो 740 करोड़ रुपए एक महीने का जो इन्होंने फ्री किया था, वो 740 करोड़ रुपए उनके खातों में ट्रांसफ़र हुआ है। तो इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें हैं जो सरकार ने अपने तौर पर इनिशिएटिव लेके, इसी तरीके से कोविड के लिए 1888 करोड़ रुपया ये डेडिकेट किया कोविड-19 के लिए। इसी तरीके से डीएमएफटी का 30% जो फंड है 830 करोड़ का, वो सरकार ने अपनी तरफ से अप्रूव किया और उसको डायरेक्ट किया सरकार को कि वो इसको यूज़ कर सकती है। ऐसे बहुत सारे प्रोविजंस हैं सरकार के, जो सीएसटी के जीएसटी का जो उनका अपना शेयर है वो रिलीज़ कर दिया, जो सरकार अक्सर आरोप लगाती थी कि हमारा पैसा मिला नहीं। लेकिन मोटे मोटे मैं ये मानता हूँ कि 10 से 15 हज़ार करोड़ के आसपास सीधा सीधा ट्रांसफ़र हो चुका है जो पब्लिक इंटरेस्ट का है। इसके अलावा जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण जो योजना थी, उसके अलावा ये जो पैकेज है, इसमें पूरे देश भर के 8 करोड़ ऐसे प्रवासी मजदूरों के लिए प्रावधान किया है कि वो जब अपने आएंगे तो राजस्थान के भी लगभग ऐसे 10 से 15-20 लाख लोग आएंगे। उन लोगों को आते ही गांव में राशन भी चाहिएगा, तो प्रत्येक व्यक्ति को 5 किलो हर महीने 5 किलो गेहूं या चावल, 1 किलो दाल उसके प्रति यूनिट के हिसाब से। तो मुझे लगता है कि एक शुरुआती संबल उन्होंने किया है। आने वाले टाइम में बहुत सारे प्रावधान हैं, जैसे राजस्थान के किसान को, हिंदुस्तान के किसान को क्रेडिट कार्ड की एक बड़ी सहूलियत है जिसको केसीसी कहते हैं। केसीसी किसान के लिए एक तरीके से मेरुदंड का काम करता है। ऐसे 2.5 लाख लोग और जुड़ेंगे, उसमें बड़ी तादाद राजस्थान के किसानों की भी होगी, उस पर 2 लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे। ऐसे 50 लाख जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, जिसमें राजस्थान के लोग भी शरीक हैं, उनको एक न्यूनतम पूंजी अपना दोबारा व्यापार शुरू करने के लिए बिना किसी सिक्योरिटी के लिए वो दिया जाएगा। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें, 6,000 करोड़ रुपए खासतौर पे ये वन प्रबंधन के लिए, फॉरेस्टेशन के लिए, वृक्षारोपण के लिए, जो हमारा ट्राइबल एरिया है उस पर फोकस करके कैंपा का फंड है 6,000 करोड़ का। तो ऐसे बहुत सारे प्रोविजन है जिससे सीधे सीधे राजस्थान के लोगों को भी, खासतौर पर जो मिडिल क्लास या जो लोअर मिडिल क्लास या ट्राइबल या किसान या श्रमिक, इन सब को सहूलियत मिलेगी। सर, अंतिम सवाल यहाँ मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि राजस्थान सरकार ने लॉकडाउन से पहले कहा था कि हम केंद्र से बजट की डिमांड करेंगे और बजट आते ही जो है हम राजस्थान में हर तरीके से लोगों को सहूलियत देंगे। तो अगर हम बात करते हैं मेडिकल इक्विपमेंट्स की, बात करते हैं वेंटिलेटर्स की, तो
कितना अपडेटेड हुआ है मेडिकल इक्विपमेंट इन 2 महीनों में? देखिए, वैसे तो इस महामारी में बहुत बुराई है, चुनौती थी, लेकिन कई बार बुराई भी सबक दे के जाती है, चुनौती देती है, वो सिखाती है और भविष्य के लिए अपने आप को तैयार करती है। बहुत सारी चीज़ें थी हमारे यहाँ। जो हेल्थ स्ट्रक्चर है, इतने वर्षों में लगभग 70-72 वर्षों में 55 वर्षों तक कांग्रेस पार्टी का शासन रहा। हेल्थ कभी भी हमारे यहाँ आम लोगों की भी और अन्यथा सरकारों की भी प्राथमिकता नहीं रही। तो एक बड़ा सबक तो ये दिया है। दूसरा, राजस्थान की जब बात की आपने, तो राजस्थान की आपदा का जो प्रबंधन है वो भामाशाहों के कारण हुआ, वो CSR के जरिए हुआ, कॉरपोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी का जो फंड है, जो 2% बड़ी कंपनियां CSR का खर्च करती हैं, उन्होंने बड़ी मदद की। और तीसरा था कि सांसद और विधायकों का जो पैसा होता है, तो सांसदों का पैसा 2 साल का सीधे सीधे प्रधानमंत्री के उसमें डाइवर्ट हो गया। लेकिन जो विधायकों का कोष था वो तीसरा कारक था, जिसमें विधायकों के कोष को और हम लोगों ने हेल्थ की कंडीशंस को इम्प्रूवमेंट करने के लिए दिया है। मान लीजिए मेरे यहाँ 16 हॉस्पिटल्स हैं। अब 2 साल मेरा फोकस होगा कि मेरे अस्पताल कैसे स्ट्रेंथन हो। तो अभी ये सरकार ने शुरुआत करी है, तो मुझे लगता है कि बहुत आगे तक व्यवस्था करने की आवश्यकता है। शुरुआत हुई है, लेकिन स्वास्थ्य सेवाएं ये सरकारों की प्राथमिकता में नहीं थी। मुझे लगता है कि इस बीमारी का सबक यही है कि स्वास्थ्य सेवाएं ठीक होंगी। मैं तो प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शिता को धन्यवाद देता हूं कि प्रधानमंत्री ने 5 बरस पहले जो स्वच्छ भारत मिशन शुरू किया था, आज उसके परिणाम आते हैं कि हम लोग बचे हुए हैं। तो या तो इम्यूनिटी के कारण बचे हुए हैं, या उस SBM के स्वच्छ भारत मिशन के कारण बचेंगे, जो साफ सफाई का एक नज़रिया उन्होंने दिया था, उसके कारण आम आदमी हाइजीन को समझ पाया।